ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो फिटर थ्योरी की हमारी सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी आईटी सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो है क्लास 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग अपना यूट्यूब पर चले जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, उसमें फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी होंगी। वहाँ पर जाकर के आप इसके पहले की 3 वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो मैं आपको वीडियोज कराऊंगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट आपको कहाँ देना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको सिर्फ इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट को आप लोग चलाना अच्छे से सीख लीजिए, इससे आपको फायदा ये होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और तो और आप आईटीआई पास होने के बाद कौन सी वैकेंसी वगैरह आ रही है इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो इसलिए आपको इस वेबसाइट को चलाना सीख लेना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे यूज करना है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको नॉर्मली अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। क्या सर्च करना है? ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी globalit.org के नाम से, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करेंगे ऐसे नया टैब ओपन होगा। ठीक है, आपके अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं तो फिर जो ऊपर एक ऑप्शन है होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइनें दिखाई दे रही है ना, ऐसा आपके फोन में दिखाई देगा। इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है, तब ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर इसमें आपको क्या करना है, जो फिटर थ्योरी, भाई फिटर थ्योरी तो फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। वहां क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे को आपको स्लाइड करना है। यहाँ पे फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर लिखा हुआ आ जाएगा। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना, फर्स्ट ईयर के है तो फर्स्ट ईयर पे कर सकते हैं। फिर नीचे नया टैब ओपन होगा, नीचे को आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, नीचे भी कुछ टेस्ट बने हुए, इनको भी दे करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज था जो मैंने आपको बता दिया कि आप आसानी से टेस्ट वगैरह कैसे दे सकते हैं। बाकी अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। एक आपको लैपिंग टूल दिखा रखा है, यह कौन सा लैपिंग टूल है, तो इंटरनल वाला है। क्यों? क्योंकि यह गोल है और कोई चीज गोल होगी तो किसी होल के अंदर जाकर के लैपिंग करेगी ना। क्योंकि ये टूल कैसा आपको दिखाई दे रहा है, जो टूल है हमें गोल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल है, गोल है, बेलनाकार है, तो कोई होल होगा तो उसके अंदर यह घुसेगा और उसकी लैपिंग करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यह जो है आपका लैपिंग है, लेकिन कौन सा, इंटरनल लैपिंग करने के लिए यह टूल है। अब इसमें जो यहाँ पे देख रहे हैं लंबा सा जैसे स्लिट टाइप का कटा हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, एक्स के रूप में। ठीक है, और ऐसे भी लाइनें कटी हुई धारीदार, ऐसे भी एक लंबाई में ग्रुप बना हुआ है, फिर इसके गोलाई में भी कई सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो जो लंबाई में होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जो लंबाई में यहाँ से देखिए बोल्ट क्या शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में कटा हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्या, स्लिट बोलते हैं। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा, स्लिट। ठीक है, और जो ये गोलाई में बना हुआ है, अगर इस चीज को पूछ लेता कि भाई ये जो ग्रुप्स बने हुए इसमें 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 यह क्या है, तो इसको ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूव, खांचा। और इस वाले को स्लिट बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, ये पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भाई एक ग्रूव जो है या जो स्लिट है, पहले तो इन्हें पहचानना सीखिए कि जो ऐसे आपका इसके बेलनाकार आकृति में कर्व टाइप का बना हुआ है, इसको ग्रूव बोला जाएगा। एक ग्रूव, एक ग्रूव, एक ग्रूव। ठीक है, मतलब ये सब आपके ग्रूव हो गए। और यह जो पूरी लंबाई में बोल्ट के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी इसकी लंबाई में ऐसे बेलनाकार में कटा हुआ है, सीधा सा स्लिट, इसको स्लिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज भाई, स्लिट क्या काम करेगा, ग्रूव क्या काम करेगा, तो जो स्लिट होता है हमारा, यह साइज को, जो हमारा किसके, लैब के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए, लैब के साइज को बढ़ाने के लिए। कैसे? यहाँ पे आपको एक बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, अब यह स्लिट कटा हुआ, अगर स्लिट नहीं कटा होता तो आप बोल्ट टाइट करते या कुछ करते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्लिट कटने से क्या होगा, जब बोल्ट टाइट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा फैलेगा। भैया टाइट करेंगे, जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे पहले से फटा हुआ है, जैसे फटा हुआ है, एक लंबा सा ना, कटा हुआ है या फटा हुआ है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको टाइट करोगे ना तो ये थोड़ा सा फैलेगा मतलब इसमें एक्सपेंशन होगा, इसके डायामीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो स्लिट कटा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, मतलब साइज के लिए इसके होता है, इसके साइज के विस्तार के लिए होता है। यह स्लिट किस लिए है, जो आपका स्लिट था, यह वाला ऐसा स्लिट था, और यह स्लिट किस लिए है, साइज के लिए है, साइज को एडजस्ट करने के लिए, साइज को एडजस्ट करने के लिए हम साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ जाइए। ठीक है,
बाकी उसके बाद बात करते हैं ग्रूव की कि यह ग्रूव किस लिए है। तो ग्रूव का काम होता है जो लैपिंग टूल होता है वो क्या करता है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़े रहता है। किसको पकड़े रहता है, लैपिंग कंपाउंड को। किसको पकड़े रहता है, लैपिंग कंपाउंड। इसका मतलब यह जो ग्रूव है यह क्या काम कर रहा है, यह लैपिंग कंपाउंड को पकड़े रहता है जिससे कि लैपिंग प्रक्रिया हो सके। तो ग्रूव का काम क्या हो गया, लैपिंग कंपाउंड को पकड़े रखना। और स्लिट का काम क्या हो गया, साइज को एडजस्ट करना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, शायद डाउट हो रहा होगा आप लोगों को कि लैपिंग कंपाउंड क्या चीज है। लैपिंग कंपाउंड का मतलब है कि जो हमारे लैपिंग व्हीकल है, लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल, इन दोनों को मिलाने पर जो हमारी पेस्ट होता है वही लैपिंग कंपाउंड कहलाता है। लैपिंग व्हीकल मतलब जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ करके रखे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, तेल हो सकता है। और अब्रेसिव पार्टिकल क्या हो गया, जो महीन महीन दानेदार, तेज दानेदार होते हैं, ठीक है। वो आपके सिलिकॉन कार्बाइड के बने हो सकते हैं, डायमंड के, मतलब डायमंड का चूड़ ले लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड का चूड़, मतलब छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल जो काटने का काम करेंगे। ऐसे छोटे छोटे दानेदार तेज धार वाले होते हैं। तो जो दानेदार तेज धार वाले हैं उन्हें एक ऑयल डाल करके उनका पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि बुरादा टाइप के हैं, दानेदार टाइप के हैं। या फिर ग्रीस में भी उन्हें मिला करके हम पेस्ट बना सकते हैं। तो ग्रीस या ऑयल में जब हम इस अब्रेसिव पार्टिकल को मिलाते हैं तो जो ग्रीस या ऑयल होता है उसे लैपिंग व्हीकल कहते हैं, और जो अब्रेसिव पार्टिकल जो काटने का काम करेगा उसे अब्रेसिव पार्टिकल कहते हैं। तो लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल मतलब ग्रीस में या ऑयल में जो अब्रेसिव पार्टिकल को मिला करके जो हमने पेस्ट तैयार किया वही हमारा चार्जिंग, उसी से चार्जिंग किया जाता है लैप का, और उसी को कहते हैं लैपिंग कंपाउंड। तो ये अब्रेसिव पार्टिकल को कह सकते हैं एक तरह से कि ये पकड़ करके रखता है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रखता है कौन, ग्रूव, ठीक है। तो ये चीज रही हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने पीछे बताया ना कि लैपिंग टूल में जो स्लिट दिया गया है वो क्यों दिया गया है। स्लिट और ग्रूव दो चीजें हैं। स्लिट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा साइज को। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से है, फॉर एक्सपेंशन और टू एडजस्ट द स्लीव, ठीक है। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ऑप्शन में देखिए आपको फॉर एक्सटेंशन के लिए है या फिर आपका क्या करना है, स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी मैंने बताया कि आप उसकी मदद से क्या है कि बोल्ट को टाइट करेंगे और उसमें एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा आपका, फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, ठीक है। टू एडजस्ट द स्लीव, या स्लीव को एडजस्ट करने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। ये अलग चीज हो गया, स्लीव को एडजस्ट करने की कोई मतलब नहीं है। फॉर एक्सपेंशन के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया यहाँ पे ना कि जो हमारा स्लिट होता है, ये जो स्लिट होता है इसका काम क्या है, साइज को एडजस्ट करना, स्लीव को एडजस्ट करना। स्लीव क्या, स्लीव से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे हमें। अगर साइज कहा होता, अगर यहीं पे जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता साइज को एडजस्ट करने के लिए, तब हम सोचते। तो साइज का तो इसमें स्लीव को एडजस्ट करने की बात कर रहा है। तो एडजस्ट वाले से कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे यार एडजस्ट वाला ऑप्शन आ गया, इसको टिक करें। स्लीव की बात, साइज को नहीं कह रहा ना। अगर कहता कि हमारे जो लैपिंग टूल है उसके साइज को एडजस्ट करने के लिए, तब हम इस पे सोचते। तो ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए फॉर एक्सटेंशन, विस्तार के लिए। मैंने बताया ना कि उसकी जब नट को टाइट करोगे आप वहां पे तो उसका विस्तार होगा, एक्सटेंशन होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो भाई ये ऑपरेशन है क्या, आप देख रहे होंगे आप फिगर में, ठीक है। यहां देखिए ये आपका एक लेथ मशीन है और इसमें एक जॉब को पकड़ा गया और ये दिखा रहा है कि जॉब हमारी राउंड राउंड घूम रही है। लेथ मशीन के चक में जॉब पकड़ा गया और ऊपर जो है आपका ये लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है, एक लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का गुटका या टुकड़ा है। और इसके अंदर जो आपको हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये आपके लैपिंग कंपाउंड है। लैपिंग कंपाउंड क्या है, तो मैंने बताया कि लैपिंग व्हीकल और एब्रेसिव पार्टिकल को दोनों को आपस में मिला करके जो पेस्ट बनाया जाता है उसी को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। लैपिंग व्हीकल का मतलब होगा ग्रीस, तेल वगैरह, और एब्रेसिव पार्टिकल मतलब जो हमारे डायमंड के या एल्युमिनियम ऑक्साइड के या सिलिकॉन कार्बाइड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कटिंग का काम करते हैं, तो उन्हीं को मिलाकर। तो वो चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो लकड़ी का टुकड़ा हो गया, एक गोल गोल घूम रहा है और इसको कैसे देखिए एरो बनाया है कि ये जो लकड़ी का ब्लॉक है इसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं, मतलब आगे पीछे की गति देते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं। और ये जो हमारा जॉब है गोल गोल घूमता है, तो जब गोल गोल घूम रहा है इसे आगे पीछे इस पे चलाएंगे लकड़ी के गुटके तो इसकी फिनिशिंग होगी, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एक तरह का लैपिंग ही ऑपरेशन हो गया। लेकिन कौन सी लैपिंग है, तो देखिए पहला कह रहा है आंतरिक रिंग लैपिंग। तो भाई अंदर का कर रहा है, ये जॉब के ऊपर का कर रहा है ना, अंदर का तो कर नहीं रहा। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, आंतरिक बोल रहा है, जबकि यह तो हमारे जॉब के ऊपर की सरफेस को लैपिंग कर रहा है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया।
बाहरी रिंग लैपिंग या रिंग लैपिंग की बात कर रहा है, रिंग लैपिंग हमारा गोल आता है वो अलग होता है, ठीक है, पूरी गोलाई में तो है नहीं, ये जो ऊपर है तो अर्ध गोलाई में है ना, रिंग लैपिंग क्या होता है, पूरा गोल होता है, फिर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसके अंदर जो है ऊपर की सरफेस को लैपिंग करता है, तो यह भी नहीं होगा। आंतरिक सिलेंडर, देखिए फिर इसमें आंतरिक आ गया, आंतरिक तो दोनों पहले ही गलत हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। फिर लास्ट में आ रहा है लैपिंग लार्ज डायामीटर, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि लैपिंग लार्ज डायामीटर मतलब बड़े व्यास की लैपिंग करने के लिए, ठीक है, जहां पे बड़े डायामीटर का हमें लैपिंग करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, बड़े डायामीटर की बाहरी लैपिंग करने के लिए हम लोग एक लकड़ी का गुटका लेते हैं और उसमें जो है लैपिंग कंपाउंड लगा करके फिर उसको हाथ से पकड़ करके हम क्या करते हैं, लेथ मशीन में जॉब हमारा घूमता है और लकड़ी के गुटके को हाथ से पकड़ करके रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब आगे पीछे की गति देते हैं जिससे हमारी लैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो यह कब करते हैं, जब बड़े जॉब के लिए बड़े डायमीटर का जॉब हो तब करते हैं, अगर छोटा डायमीटर होता तब यह वाला काम चल जाता है एक्सटर्नल रिंग लैपिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए, ठीक है, किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल कह रहा है ना, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल, वो भी किसकी बात कर रहा है, होनिंग की बात कर रहा है। होनिंग भी हमारा फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है लैपिंग की तरह, लेकिन लैपिंग ज्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है होनिंग की अपेक्षा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि होनिंग की अपेक्षा लैपिंग ज्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है, ठीक है। जबकि होनिंग हमारा जो होता है ज्यादा किसके, राउंड सरफेस के लिए यूज किया जाता है, और हमारा जो लैपिंग होता है फ्लैट सरफेस और राउंड सरफेस दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो होनिंग की बात कर रहा है तो कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल की होनिंग के लिए तो उसके लिए यूज किया जाता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर वही पूछता स्टील के लिए तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता। किसके लिए, स्टील के लिए। इस चीज को नोट कीजिएगा आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर स्टील की हमें क्या करनी है, होनिंग करनी है, लैपिंग की बात नहीं कर रहा मैं, होनिंग की बात कर रहा, होनिंग ऑपरेशन। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए करना है तो स्टील, और सिलिकॉन कार्बाइड की करना है, सॉरी कास्ट आयरन अलॉय मटेरियल की करना है, नॉन फेरस मटेरियल की करना है तो सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। डायमंड का यूज करते हैं जब हमें टंगस्टन का करना हो, ठीक है, टंगस्टन का करना हो या सिरेमिक का करना हो। किसका करना हो, सिरेमिक, टंगस्टन, सिरेमिक वगैरह का होनिंग करने के लिए हम डायमंड यूज करते हैं, ठीक है। तो बोरान कार्बाइड जो है हमारा ये लैपिंग में यूज होता है, ज्यादातर कहाँ यूज होता है, लैपिंग में। कठोरता में हीरा के बाद, डायमंड के बाद इसी का नंबर आता है बोरान कार्बाइड का, या काफी महंगा होता है, इसीलिए जो बोरान कार्बाइड यूज करते हैं हम लैपिंग वाले में यूज करते हैं, वो भी डाई व गेजो की, जो गेज वगैरह हमारे बनाए जाते हैं ना, तो गेज वगैरह की लैपिंग करने के लिए हम बोरान कार्बाइड ही यूज करते हैं, तो ये लैपिंग में यूज किया जाता है। होनिंग में हमारे मेन ये तीनों यूज किया जाते हैं, तो इन तीनों को आपको ध्यान देना है, लैपिंग वाले में यूज होता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको मजा तब आएगा जब आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी होगी। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आप लोग से कहता रहता हूं, ठीक है। और ये इसलिए कि सिर्फ आपको ITI नहीं करना है, ITI करने के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, यूट्यूब पे आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको आगे भविष्य में भी कुछ करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उसके लिए आपको थ्योरी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थ्योरी आपको कैसे न कैसे पढ़नी पड़ेगी। और अगर ये सारे जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों में से किसी ने पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उनके लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है कि होनिंग क्या होता है, लैपिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं, सब बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, पूछ रहा है कि सरफेस हार्डनिंग जो की जाती है, सरफेस हार्डनिंग का मतलब है कि कोई भी अगर हमारा जॉब हो तो सिर्फ उसकी ऊपरी सतह को हम लोग हार्ड कर दे। क्या कर दे, जॉब की ऊपरी सतह को हार्ड करना ही हमारा क्या होता है, केस हार्डनिंग होता है, सरफेस हार्डनिंग होता है। तो कह रहा है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल्स, कि कौन से सरफेस हार्डनिंग की विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, जिसमें स्केल नहीं पड़ती है, पपड़ी नहीं पड़ती है, ठीक है, उस पर काली पपड़ी ऊपर जम जाती है, तो किसमें नहीं होता है, नाइट राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन आपका डी सही होगा, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी या मीडियम फ्रिक्वेंसी की करंट यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, इंडक्शन हार्डनिंग में करंट का यूज किया जाता है, और किसी भी जॉब पे कॉइल टाइप का इसमें लपेट देते हैं। मैंने पीछे में दिखाया भी, फिगर भी दिखाया इन सबका, इसलिए मैं फिगर नहीं दिखा रहा हूं, आप पहली दूसरी पार्ट की वीडियो वगैरह देखो, वहां फिगर मैंने दिखा रखा है। तो फिर कॉइल लपेट दिया जाता है और उसमें डिपेंड करता है कि भाई जो आपकी
केस हार्ड होगा उसकी डेप्थ कितनी होगी। देखिए अगर आप जितना ही हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे ना करंट की, उतना ही कम डेप्थ आपको मिलेगी। मतलब मीडियम अगर फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा गहराई प्राप्त होगा कार्बन का। किसके में? मीडियम फ्रीक्वेंसी में। अगर मीडियम फ्रीक्वेंसी की करंट आप यूज करेंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी की करंट आप यूज करते हैं तो आपको 1.5 से 2 mm की गहराई मिल जाती है, केस की गहराई मिल जाती है यहाँ पे डेप्थ, ठीक है। और अगर आप वही हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो आपको 0.7 से 1 mm तक का मिलेगा। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी डेप्थ कम आपकी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना डेप्थ ज्यादा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग यूज किया जाता है। बाकी नाइट्राइडिंग में क्या होता है? नाइट्राइडिंग में हम लोग नाइट्रोजन को प्रेस करवाते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग है हो गया आपको कार्बन का आप लोग सतह में प्रेस कराएंगे, और यहाँ नाइट्राइडिंग में क्या होगा कि जो सरफेस होगी हमारी जॉब की उसमें क्या प्रवेश कराया जाएगा? नाइट्रोजन प्रवेश करके उसकी सतह को हार्ड बनाते हैं। क्या प्रवेश करके? नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके। नाइट्रोजन कैसे हमें मिलेगा? अमोनिया से मिलेगा। तो मतलब कौन सी गैस इसमें यूज की जाती है? अमोनिया यूज की जाती है, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया के विघटन से हमें नवजात नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग किसी भी सरफेस में ऊपर प्रवेश कराते हैं और उसकी केस को हार्ड करते हैं, वो नाइट्राइडिंग कहलाता है, ठीक है। केस हार्डनिंग, तो ये जो फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग के ही टाइप है। मेन केस हार्डनिंग मतलब किसी भी धातु की सतह के ऊपरी परत को कठोर कर देना। केस को, जैसे आपके केस है, केस मतलब ऊपर होता है ना, बाल ऊपर होता है, उसी तरह केस हार्डनिंग का मतलब हो गया हार्ड करना है किसको? केस को। मतलब किसी भी जॉब के ऊपरी सतह को हार्ड कर देंगे, वही केस हार्डनिंग कहलाएगा, और यह सब उसी का टाइप है। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है, गैस के द्वारा जो ज्वाला बनाई जाती है, तो ज्वाला से हम सरफेस को गर्म करते हुए जाते हैं और पीछे से पानी गिराते जाते हैं, तेजी से ठंडा होता जाता है और ऊपरी सतह कठोर होती जाती है, तो वो फ्लेम हार्डनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें थोड़ा फ्लेम के द्वारा जब हम गर्म करते हैं तो अगर कोई पतली वस्तु है, कोई कमजोर धातु, तो उसे जलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे कह रहा है यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान से ऊपर तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? कि हमने स्टील को गर्म किया, कैसे गर्म किया? क्रिटिकल तापमान से ऊपर तक गर्म किया। क्रिटिकल टेम्परेचर, भाई देखिए किसी भी स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, दो चीजें होती है। तो कोई भी स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी भी हो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबके लिए समान होता है 723 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कोई भी स्टील की अगर आप वहां पे कोई भी प्रोसेस करेंगे तो उसका जो होगा हीट ट्रीटमेंट जब भी करते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी मटेरियल के लिए वो हमेशा समान होता है, 723 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका चेंज होता रहता है। तो ये चीज हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसमें भी ऐसी स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% होती है, कार्बन की मात्रा कितनी हो? 0.84% हो, उसे इटेक्टोइड स्टील कहते हैं, इटेक्टोइड स्टील। और यह स्टील जो है एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर रहती है। कहने का मतलब है जिस स्टील में 0.84% कार्बन होगा उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों समान होंगे, दोनों 723 डिग्री सेल्सियस ही होंगे। तो कभी एक क्वेश्चन में पूछ ले कि किस स्टील का दोनों लोअर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर समान होता है या 723 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वह हमारा होता है इटेक्टोइड स्टील बोलते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% होती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ देखते हैं, स्टील को क्रिटिकल तापमान से ऊपर तक गर्म किया जाए, जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर हम स्टील को ऊपर गर्म करते हैं और भट्टी में, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना, क्या कह रहा है? कहां ठंडा कर रहा है? भट्टी में ठंडा कर रहा है। भट्टी मतलब फर्नेस जिसमें हम गर्म कर रहे थे, भट्टी में वो भी बहुत धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी जॉब को गर्म करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर और भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, या फिर जो भट्टी में राख है उसमें दबा देते हैं ताकि धीरे धीरे ठंडा हो, जब भी धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ठंडा की बात आएगी तो वह एनीलिंग प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एनीलिंग प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वर्ड ध्यान रखना है, भट्टी में या राख में दबा दिया जाए, जिससे कि वो बहुत धीरे धीरे, भट्टी में भी दिया है बहुत धीरे धीरे भी दिया है, इसका मतलब एनीलिंग की बात कर रहा है। और अगर वो तेजी से ठंडा करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करने के बाद पानी डाल करके रैपिडली तेजी से ठंडा किया जाता, तो वह किस में आता? हार्डनिंग में, क्योंकि तब हमारा जॉब जो है कठोर हो जाता, वह हार्डनिंग के अंतर्गत आता। और अगर वही हम उसे गर्म करने के बाद
नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर में, मतलब भट्टी से निकाल करके नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर में रख दिया जाए और वह अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो, तब वो नॉर्मलाइजिंग कहलाएगा। मतलब नॉर्मल तरीके से हम ठंडा करेंगे तो नॉर्मलाइजिंग बिल्कुल आसान है। भट्टी में है, आपने बाहर निकाला, उसे नॉर्मल छोड़ दिया कि ठंडे होने दो भाई, इसको हम कोई नहीं छुएंगे, इसे ठंडा होने दो, तो वो नॉर्मलाइजिंग में आ जाएगा। तेजी से ठंडा कर दिया, हार्डनिंग में आ गया। धीरे धीरे भट्टी में ही रहने दिया कि ठंडा हो, या कहीं राख में दबा दिया, जैसे आप लोग बाटी चोखा खाते हो तो उसको रख देते हो राख के अंदर ही ना, कि भाई बाहर निकालेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसे राख में ही रहने देते हो ताकि वो गर्म रहे, लोग धीरे धीरे निकाल करके खाते रहे। तो वही चीजें यहाँ पे, तो अगर उसी में होगा तो वो एनीलिंग के अंतर्गत आएगा। टेम्परिंग क्या होता है, यह तो बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाना ही नहीं पड़ता है। टेम्परिंग हमारा जनरली 400 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। किसी भी जॉब की हार्डनिंग करने के बाद उसमें आई अतिरिक्त भंगुरता को, ब्रिटलनेस को समाप्त करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है, जिससे हम उस टूल को दोबारा यूज में काम में ले सके। ठीक है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। और अगर जो वस्तु केस हार्ड की हुई है, केस हार्डनिंग हमने इसके पहले देखा ना, तो अगर केस हार्डनिंग किया हुआ है तो उसकी टेम्परिंग तो और कम टेम्परेचर पे होती है, वह लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी टेम्परिंग हो जाती है। किसकी? केस हार्ड की हुई वस्तु की। नॉर्मल जो होगी हमारे ये सब, उनका 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। बाकी ये सब क्या है, एनीलिंग क्या है, हार्डनिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, इनमें ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप पार्ट 2 वाली वीडियो देख लेना एक बार, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब नॉर्मलाइजिंग आप सही करना है, कब एनीलिंग सही करना है, क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैंने डिटेल में बताया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा समय हम लोग खराब नहीं करेंगे। जैसे ये पूछा ना कि स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, कि स्टील की घटक की संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को परिष्कृत करना, रिफाइन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, तो वह होता है हमारा नॉर्मलाइजिंग। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ज्यादा डाउट हो तो इसके लिए एक बार आप लोग पार्ट 2 देख लीजिए। क्या देख लीजिए? पार्ट 2 देखना, उसमें मैंने ये सब बिल्कुल बता रखा है कि कब कहेगा, क्या बोलेगा वह क्वेश्चन में, तो आप क्या सही करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कब हार्डनिंग सही होगा, और खास करके इनमें नहीं दिक्कत, हार्डनिंग पकड़ लोगे, टेम्परिंग पकड़ लोगे, दिक्कत इन्हीं दोनों में आती है कि कब एनीलिंग सही करें, कब नॉर्मलाइजिंग सही करें। तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 में पूरा लिख करके बताया था, उसको एक बार आप जरूर देखिए। ठीक है, बिल्कुल कभी भी डाउट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल सही करके आएंगे। आगे कह रहा है, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? किसमें? गर्म साल्ट बाथ में। ठीक है, तो देखिए गर्म है, साल्ट है, बाथ, बाथ से ही पता चल रहा है, बाथ का मतलब क्या? नहाना, और नहाना मतलब लिक्विड से। ठीक है भाई, तो गर्म साल्ट बाथ मतलब लिक्विड की बात हो रही है ना, साल्ट बाथ गर्म है और बाथ है मतलब लिक्विड है। और कौन सा सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग का मतलब केस हार्डनिंग, सरफेस को हार्ड करना, केस को हार्ड करना, तो विधि में की जाएगी। देखिए फ्लेम हार्डनिंग, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेम हार्डनिंग और हिंदी में नाइट्राइडिंग लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे फ्लेम हार्डनिंग मान लीजिए, चाहे नाइट्राइडिंग मान लीजिए, जो भी हो, इस ऑप्शन से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, फ्लेम हार्डनिंग हो या नाइट्राइडिंग हो। ठीक है, नाइट्राइडिंग में हालांकि होगा जब स्पेशल, इसमें नाइट्राइडिंग में गैस वाला भी आता है और एक साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग आता है। जब साल्ट बाथ नाइट्राइडिंग करता है तब लिक्विड वाला आता, तो उन्होंने उसका नाम लिया नहीं है, तो इसको फ्लेम हार्डनिंग भी आप मान लीजिए कि फ्लेम हार्डनिंग है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गया। अगला है गैस कार्बोनाइजिंग। गैस कार्बोनाइजिंग में क्या होगा भाई, इसमें लिक्विड तो होगा नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन की मात्रा, कार्बोनाइजिंग मतलब क्या, अगर हम किसी केस को कार्बन की मात्रा प्रयोग करके हार्ड कराते हैं तो कार्बोनाइजिंग। नाइट्राइडिंग कब कहते हैं, जब उसके केस को नाइट्रोजन की प्रयोग करा करके उसके केस को हार्ड किया जाए तो नाइट्राइडिंग कहलाता है। कार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन की मात्रा, किसको? गैस वाला। कौन सा गैस? तो हमारा जो मीथेन होता है CH4, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, तो उनको प्रयोग करा करके हम जब उसके केस को हार्ड करेंगे तो गैस कार्बोनाइजिंग कहलाएगा, क्योंकि हमने गैस को यूज किया कार्बन की मात्रा प्रयोग कराने के लिए। पैक कार्बोनाइजिंग में क्या होता है? पैक कार्बोनाइजिंग में हम एक स्टील का एक बक्सा लेते हैं हम, और बक्से में क्या करते हैं, हमारे जिस मेटल में केस हार्ड करना है, जिस मेटल को, उस मेटल को रखते हैं और इसके चारों तरफ हम कार्बोनाइजिंग पदार्थ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कार्बोनाइजिंग पदार्थ। कार्बोनाइजिंग पदार्थ मतलब लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, बोन मतलब हड्डी, हड्डी में भी कार्बन पाया जाता है, मतलब जिस पदार्थ में कार्बन पाया जाता है, लकड़ी, कोयला, हड्डी, इन सब चीजों को इसमें यहाँ अगल बगल भर देते हैं।
रख देते हैं, फुल कर देते हैं उससे, ठीक है। बीच में आपका मेटल रहता है। फिर इस जो बक्सा है हमारा, इस बक्से को हम क्या करते हैं, ढक्कन बंद करके इसे तार से बांध देते हैं। उसके बाद इस बक्से को गर्म किया जाता है, जिससे कि यह जो लकड़ी, कोयला, हड्डी में जो भी कार्बन की मात्रा है वह इस मेटल में प्रवेश कर सके। तो हमने बक्से में पैक करके उसमें कार्बन प्रवेश कराने की कोशिश की, इसलिए पैक कार्बोनाइजिंग कहलाता है। कार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन को पैक करा, सॉरी, कार्बन को हमने अंदर प्रवेश कराने की कोशिश की, कैसे, पैक करके, ठीक है। यह हमारा लगभग 880 डिग्री सेल्सियस से 930 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कहीं कहीं पे 940 भी दे देता है। लगभग इस बीच में जो भी आसपास रहेगा वही आप टेम्परेचर को मान लोगे, ठीक है। तो ये चीज की जाती है इसमें। लिक्विड कार्बोनाइजिंग, देखिए आ गया ना लिक्विड वाला, और वहां पे साल्ट बात की बात भी किया था। तो यहाँ पे देखिए पैक करके किया हमने, यहाँ गैस के द्वारा किया, तो इनमें किसी में लिक्विड का नाम तो आया नहीं, बात का नाम तो आया नहीं। ये लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या होता है कि हम कार्बन की मात्रा प्रवेश कराएंगे, लेकिन किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा। कौन सा लिक्विड, तो इसमें होता है हमारा सोडियम साइनाइड, सोडियम, यह होगा यहाँ पे साइनाइड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और क्या होगा इसमें आपका, दो चीजें होगी, तीसरा होगा बेरियम क्लोराइड। तो इन तीनों को मिला करके हम लोग एक घोल तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग फिर जॉब को डुबो करके उसमें कार्बन की मात्रा प्रवेश करवाते हैं, जिसे लिक्विड कार्बोनाइजिंग बोला जाता है। तो एक घोल हो गया, एक बाथ तैयार हो गया, उसमें गर्म किया जा रहा है, तो यह गर्म साल्ट बाथ। तो यह कौन सा वाला हो गया, लिक्विड वाला हो गया, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरी एक एक चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो लोग थोड़ा थ्योरी वगैरह नहीं पढ़े हैं उन्हें भी समझ में आ सके, ठीक है। तो और इस पे भी डिपेंड किस पे करेगा, कार्बन की कितनी गहराई तक प्रवेश करेगा, तो वो डिपेंड करता है सोडियम साइनाइड पे। सोडियम साइनाइड की परसेंटेज की मात्रा ही निर्भर करती है कि केस में कितनी गहराई तक कार्बन प्रवेश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर, क्वेश्चन में जो आपको फिगर है, यह फिगर दिया हुआ है और यह हमसे पूछ रखा है। मैंने आपको अलग से लिया हुआ समझाने के लिए भी बताऊंगा क्या चीज है। पहले इसको देखिए, यहाँ पे दे रखा है या यहाँ पे दे रखा है, इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। टेपर साफ्ट, देखिए वो पहले ये तो हो ही नहीं सकता, टेपर साफ्ट कह रही है। क्या ये आपको टेपर दिख रहा है भाई, बिल्कुल पैरेलल है, कोई दिक्कत, नॉर्मल साफ्ट है, टेपर तो है नहीं, तो यह तो हो ही नहीं सकता, ऐसे गलत हो गया। फिर उसके बाद स्क्रू पिच गेज, लास्ट वाला देख लीजिए, स्क्रू पिच गेज, ये स्क्रू पिच गेज है। स्क्रू पिच गेज भाई, तो स्क्रू को पिच नापने के लिए आता है ना, वो ब्लेड होती है जिसपे ऐसे ऐसे दांते कटे होते हैं, और कई सारे ब्लेड एक साथ ऐसे जुड़ी रहती हैं सब, ठीक है, और सब पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं, या सब ब्लेड एक साथ रहती है। तो ये स्क्रू पिच गेज किसी भी स्क्रू को पिच चेक करने के लिए होता है, तो यह भी नहीं है, यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचे दो, स्प्लाइन शाफ्ट और सेरेटेड शाफ्ट। स्प्लाइंड और सेरेटेड, तो स्प्लाइंड शाफ्ट कब होती है और सेरेटेड कब होती है, यही देखिए। यहाँ पे लोग, कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको स्प्लाइन शाफ्ट समझ लेते हैं। ये स्प्लाइन शाफ्ट नहीं है, आपको ध्यान देना। यह कौन से शाफ्ट है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, सेरेटेड शाफ्ट। इसका भी लगभग काम वही है जो स्प्लाइन शाफ्ट का है, ठीक है। इसके दांते पर देखेंगे तो बहुत महीन महीन है, इसमें भी और इसमें भी महीन है, जबकि इसके देख रहे हैं गियर की तरह मोटे दांते हैं। सॉरी, वो थोड़ा फोन बज गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ गया, ठीक है, साइलेंट करना भूल गया था। तो यहाँ पर देखिए स्प्लाइन शाफ्ट है हमारा, इसमें या जो है इस पे दांते, गियर की तरह दांते बने होते हैं इस शाफ्ट पर ऐसे, और यहाँ पर जो जिसमें यूज किया जाता है तो इसको स्प्लाइंड हब बोलते हैं। आप लोग जानते हैं ना, शाफ्ट और पुली, तो जो पुली या गियर होता है उसे हब बोलते हैं और शाफ्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे दांता कटा हुआ गियर की तरह शाफ्ट है, तो इसे स्प्लाइन शाफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लाइन शाफ्ट। और जो हब है उसमें भी नॉर्मल होल ना होकर के उसमें भी दांता कटा हुआ, जिससे कि ये इसके अंदर फंस सके, तो उसको हब को स्प्लाइन हब बोल देते हैं। यह नीचे फिगर में दिखाया भी गया है कि देखिए ये शाफ्ट पे दांता कटा हुआ है और इस पर फिर हमने इस स्प्लाइन हब को यहाँ पे चढ़ा दिया है गियर के रूप में, तो इस पर दांता इस टाइप कटा था। ये हमारा होता है क्या, स्प्लाइन शाफ्ट और स्प्लाइन हब, ठीक है। इसमें फायदा है कि इसमें एक्सियल मूवमेंट भी मिलती है, या इस पर खिसक सकता है, इधर उधर खिसक भी सकता है। तो इसी का जो है एक रूप होता है जो यह यहाँ पर दिखाया गया। यह भी एक तरह से स्प्लाइन शाफ्ट का एक रूप है, और इसमें जो दांते होते हैं महीन होते हैं, देख रहे होंगे बहुत हल्का हल्का लाइनिंग की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग सेरेटेड शाफ्ट बोलते हैं, दांतेदार शाफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है और जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे किए में फिट होता है। कहां पे, शाफ्ट और हब दोनों पर कटे किए में फिट हो, मतलब
यह हमारी शाफ्ट हो गई, ठीक है। हब का मतलब मैंने बताया हब क्या होता है, तो शाफ्ट के ऊपर जो पुली या गियर या बियरिंग जो भी लगाएंगे, जो शाफ्ट के ऊपर जो चीज लगाई जाती है, पुली हो चाहे गियर हो चाहे बियरिंग, जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए लगाई जाती है, उसको हब बोला जाता है। तो अगर ये हमारा शाफ्ट हो गया, क्या हो गया भैया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब शाफ्ट में हमने काट दिया खांचा इस टाइप से, ताकि इसमें की को लगाया जा सके। की हमारी इस टाइप से होती है, कई टाइप की होती है हमारी अलग। मैं एक नॉर्मल आयताकार वाली आकृति का बना दे रहा हूं, ठीक है। अब यह की क्या करता है, की जो होता है आधा शाफ्ट में चला जाए और आधा हब में। हब का मतलब जो इसके ऊपर, मान लीजिए हम इसके ऊपर या पुली या गियर लगा रहे हैं, तो इस पुली या गियर में भी ऊपर ऐसे खांचा काट देंगे। यह शाफ्ट हो गया बीच वाला हिस्सा, यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा शाफ्ट हो गया। शाफ्ट के ऊपर हमने यह पुली या गियर लगाया, तो शाफ्ट में भी हम ऐसे खांचा काट देंगे और सेम ऐसा ही खांचा पुली या गियर में काट देंगे, तभी तो ये दोनों एक फिक्स होंगे। नहीं तो नॉर्मल आप शाफ्ट पे चढ़ाओगे तो स्लिप करेगा ना, पावर को ट्रांसमिट कैसे करेगा। तो यह पुली या गियर को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करने के लिए हम दोनों में खांचा काटते हैं और अब इस की को इसमें लगा देंगे। तो आधा की शाफ्ट में चला जाएगा और आधा किस में चला जाएगा, पुली या गियर में। तब वो इन दोनों के बीच घुस जाएगा और इन्हें पावर ट्रांसमिट करेगा, इन्हें फिक्स कर देगा। और जहां पे ज्यादा फोर्स होता है तो ऐसे में यह सुरक्षा का भी काम करती है कि ज्यादा फोर्स लगे तो की हमारी टूट जाए और या फिर इस पे स्लिप कर जाए, हमारा पुली या शाफ्ट नुकसान होने से बच जाए। तो यह सेफ्टी का भी काम करती है की हमारा जो होती है, ठीक है। तो यह की हो गया हमारा। तो वही कह रहा है कि जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट हो, तो शाफ्ट में भी कीवे कटा हो और हब में भी कीवे कटा हो, तो ऐसी की को शंक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंक की। ऑप्शन ए सही होगा। नॉर्मली देखा जाए तो हमारी दो टाइप की होती है, शंक की और सैडल की। कौन सी, शंक की और सैडल की, ठीक है। तो शंक की में क्या होता है, शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होता है, जबकि सैडल की में क्या होता है, तो सैडल की में शाफ्ट में खांचा नहीं कटा होता, शाफ्ट पर कोई खांचा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां खांचा होगा, हब में खांचा होगा। जो इसके ऊपर मतलब पुली या गियर लगाया जाएगा सिर्फ उसमें खांचा होगा, वह भी किसी में नॉर्मल ऐसे खांचा कटा होता है, ठीक है। मतलब शाफ्ट में अगर खांचा ना काटा जाए, सिर्फ और सिर्फ पुली या हब में खांचा काटा जाए, तो उसको सैडल की बोलते हैं, ठीक है। तो भाई यहां साफ साफ बोल दिया था कि शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होना चाहिए, तो सैडल की तो हो नहीं सकता, क्योंकि सैडल की में सिर्फ शाफ्ट या पुली या कह लीजिए सिर्फ हब में खांचा कटा होता है, शाफ्ट में कोई भी खांचा नहीं काटा जाता। तो यहां पर देखिए इसमें भी सैडल की लगा, इसमें भी सैडल की, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। ये जो फीदर की है हमारा, ये शंक की के अंतर्गत ही आता है। शंक की का ही एक टाइप फीदर की होता है, पैरेलल की होता है, ठीक है, टेपर की होता है। तो ये इसी का टाइप है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शंक की। यही ऐसी की है जिसमें शाफ्ट और हब दोनों में खांचा काटा जाता है उन्हें फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।